पश्चिम बंगाल में आज 16 जिलों की 152 सीटों पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उधर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में आज यानी कि 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जबकि 29 अप्रैल को शेष बची 142 सीटों पर वोटिंग होगी। भवानीपुर सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले चरण की। और ज्यादा जानकारी के साथ एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। सर, पहले चरण का मतदान पश्चिम बंगाल की बात करें तो आज सुबह 7 बजे से हो रहा है। तमिलनाडु में भी 294 सीटों पर हो रहा है। पश्चिम बंगाल पर अगर मैं आती हूं तो क्या इस बार माहौल आपको नजर आ रहा है? क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है? देखिए, पिछले कुछ सालों के बाद पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव जो है काफी गहमा गहमी वाला चुनाव है। और अगर हम देखें तो उत्तर भारत में जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी चुनावी जो तापमान है वो अपने चरम पर है। क्योंकि लंबे समय से इंतजार था आज के दिन का कि मतदान होगा और मतदान के बाद क्या जो तस्वीर है बंगाल की उभर के सामने आएगी, क्या नई तस्वीर बंगाल में बनेगी या पुरानी तस्वीर में ही चटक रंग जो है वो लगाए जाएंगे। क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। ममता बनर्जी ने अपने पूरे चुनावी कैंपेन के अंदर उन्होंने इस बात के लिए अपने मतदाताओं को कन्विंस करने की कोशिश करी कि दिल्ली जो है वो बंगाल पे कब्जा करना चाहती है, वो बंगाल की संस्कृति पे, बंगाल की आबोहवा पे, आपके अधिकारों पे, आपके मूल अधिकारों पर जो है वो दिल्ली शिकंजा कसना चाहती है। इसलिए दिल्ली के किसी भी झांसे में नहीं आए और मानुष जो है माटी और मानुष वाली जो अपनी परंपरा है उसके आधार पर जो है वोट करें। ठीक उसी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कम से कम 2.5 साल से बंगाल के अंदर पूरी मजबूत रणनीति जो है वो तैयार की थी। और आज देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो कितनी कारगर सिद्ध होगी। भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब जो है वो अपनी पूरी जो वरिष्ठ नेताओं की फौज थी वो बिहाइंड द कर्टेन बंगाल में उतार रखी थी। और एक एक सीट के ऊपर सभी को ये दायित्व दिया गया था कि वो एक एक वोटर को टच करें। जितनी हमारे पास जानकारी है तो भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह, नरेंद्र मोदी के साथ सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है उनको जो है वो मैदान में उतार रखा था। और सुनील बंसल को भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे चाणक्य की तरह भी देखा जाता है कि जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से खड़ा किया, उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो ये माना जा रहा है कि सुनील बंसल चूंकि एक मजबूत रणनीतिकार है तो उनकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी का जो इरादे हैं उनको मजबूत करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ममता बनर्जी जिसका 85,000 पोलिंग बूथों पर एक बड़ा नेटवर्क है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको चुनौती दे पाएगी? क्या ममता बनर्जी ने जिस तरह से मुस्लिम और महिलाओं का एक गठजोड़ तैयार किया और उन्होंने अपनी जो है वो शैली के अंदर, अपनी परंपरा शैली के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने वोटर्स को बांधे रखा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इस अभेद किले को तोड़ पाएगी? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इस बार जो है वो मतदान को लेकर सुरक्षा जबरदस्त चाक चौबंद है। यहाँ तक कि जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों के करीब 2.40 यानी कि 2,40,000 जवान जो है वो मैदान पर तैनात है। और कई स्तर के ऊपर एक एक मतदाता की जांच हो रही है। बीएलओ जो है वो तीसरी लेयर में जांच कर रहे हैं, उसके बाद आप अंदर आते हैं तो फिर आपकी जांच हो रही है, और जब आप मतदान करने के लिए जाते हैं तब तीसरे स्तर पे जांच हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि
जितने सुरक्षा कर्मी हैं उन सबके ऊपर बॉडी कैम लगाए गए ताकि कोई भी फर्जी मतदान की संभावना को टाला जा सके। और सुधांशु जी, जो पहले चरण की जो मतदान है, अगर हम बात करें तो 152 सीटों पर ये वोटिंग प्रक्रिया जारी है और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर इन 152 सीटों में से अगर हम बहुमत या मेजॉरिटी में अगर बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया, ये आज का जो पहला चरण का चुनाव है, तो शायद आगे रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का भी ये कहना है कि जब हम 2 से 77 तक पहुंचे हैं तो हम 77 से भी आगे भी पहुंचेंगे। देखिए, राजनीति एक तरह से महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है। अगर राजनीतिक पार्टियां महत्वाकांक्षा नहीं रखेंगी और वो निरंतर उसमें तरक्की नहीं करेंगी तो फिर राजनीति के मायने, राजनीतिक तस्वीर बदल जाती है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर पिछले काफी टाइम से सत्ता में काबिज होने के लिए जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है और पिछली बारी भारतीय जनता पार्टी को 2021 के अंदर 77 सीटें जो है वो प्राप्त हुई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 220 सीटों का लक्ष्य रखा है और खास तौर से 23 वो सीटें हैं जिन पर केवल 5000 का मार्जिन था। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन 23 सीटों पे भी कब्जा किया जाए और 220 सीटों में जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसको जो है वो पूरी तरह से प्राप्त किया जाए। लेकिन क्योंकि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जिस तरह से लेफ्ट के शासन को उखाड़कर अपनी जड़ें गहरी करी थी, ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी को उखाड़ पाना इतना आसान नहीं होगा कि जितना जो है राजनीतिक विश्लेषक या जो सोचते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो है इस बार पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि सुधांशु जी, कड़ा मुकाबला तो बीजेपी और टीएमसी में है ही, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कोई निर्णायक भूमिका निभा सकती है? देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी जो एक दौर में पूरे देश के अंदर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का ह्रास होने लगा वो क्षेत्रीय दलों पर आधारित होने लगी। तो बंगाल में भी पहले कांग्रेस जो है वो लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, फिर टीएमसी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार देखने वाली बात यह है कि वो फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये कांग्रेस की 2029 की लोकसभा चुनाव की रणनीति है कि वो आजमाना चाहती है कि उसका जनाधार बंगाल में कितना है, या फिर कोई अलग स्ट्रेटेजी है कि जिसके तहत उसने सभी सीटों पे अपने उम्मीदवारों को उतारा है? तो देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस जो बहुत लंबे समय के बाद बंगाल में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है तो वो उसका नतीजा उसके पक्ष में कितना आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी को चुनौती सब तरफ से मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी से भी मिल रही है, लेफ्ट से भी मिल रही है और कांग्रेस से भी मिल रही है। तो ममता बनर्जी अपनी स्ट्रेटेजी में कितना जो है मजबूती से चुनाव में खड़ी रहेंगी ये 4 मई को ही पता लगेगा। ठीक है, और अगर तमिलनाडु की हम दूसरी ओर अगर बात की जाए, तमिलनाडु में किस तरह के समीकरण आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 60 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं आई, बीजेपी कभी अकेले नहीं आ पाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से देश की सत्ता में आई तब से उनका एक ही सपना था कि भारतीय जो नक्शा है उसको पूरी तरह से कमल से जो है वो देश में पूरी तरह से कमल खिला दिया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत की पहले पार्टी माना जाता था, उससे पहले उसको शहरी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण क्षेत्रों में अपने पैर पसारे हैं और उनको कहीं आंशिक और कहीं पे उन्हें सफलता भी मिली है, उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में भी जो है अपना किस्मत को आजमा रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचार करती है, जिस तरह से उसका ऑफेंसिव प्रचार है, तो कहीं न कहीं उसको सफलता मिल सकती है। ये तो अभी हम नहीं कहेंगे, वो तो 4 मई को ही पता लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण में भी या खासतौर से तमिलनाडु में भी अपनी जो है वो उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराने में कोई कोर कसर जो है वो नहीं रखी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए आपका।